हाँ जी, कैसे हो आप लोग? मैं आपका नीलेश भैया बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों फाइनली यूपी बोर्ड ने अपना फिर से एक बार जो सिलेबस है क्लास 10th हिंदी का उसे चेंज किया हुआ है। उसमें थोड़ा-सा कुछ बदलाव किया हुआ है जिसके कारण आप लोग का जो पेपर होगा 2024 का हिंदी का उसमें भी कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। तो सिलेबस के कारण जो पेपर में बदलाव देखने को मिलेगा, कैसे आपका पेपर आएगा हिंदी का, मैं अभी बताऊँगा और क्या-क्या चेंजेस हुई है अभी। ये अभी आज की न्यूज़ है जी हमें दोस्त 15 जुलाई को अगर आप ये वीडियो देख रहे हो पीछे की वीडियो अब से देखे हो 15 जुलाई से पीछे की सिलेबस की, तो मैं कहूँगा आप एक बार और देख लो सिलेबस की वीडियो क्योंकि अभी 15 जुलाई को यूपी बोर्ड ने अपने सिलेबस में बदलाव किया है। तो क्या-क्या वो सिलेबस है और इसका इफेक्ट कैसे पड़ने वाला है आपके पेपर पे अभी आपको सारा का सारा पता चल जाएगा। तो आप वीडियो को अंत तक देखते रहना और बाकी कहूँगा अगर चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। तो देखो सबसे पहले यूपी बोर्ड ने चेंजेस क्या किया है कि आप लोग का 3 ऑब्जेक्टिव पेपर कैसा आया करता था 2000 जैसे 23 में पेपर आया था वैसे ही 2024 में भी पेपर आएगा। यानी 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव जिसका ओएमआर पे पेपर होगा और 50 मार्क का सब्जेक्टिव जिसका नॉर्मली कॉपी पे आपको आंसर लिखना होगा। वैसे ही पेपर का पैटर्न वही है लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजेस किया हुआ है कि जो आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें 3 क्वेश्चन में बदलाव किया गया है और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें एक क्वेश्चन को नया क्वेश्चन ऐड किया गया है। तो देखो शुरू में आप लोग 20 ऑब्जेक्टिव देखते थे तो उसमें 20 ऑब्जेक्टिव में जो 18वां प्रश्न हुआ करता था संधि, 19वां प्रश्न हुआ करता था धातु रूप जैसे पठ धातु, हंस धातु, लिख धातु और 20वां प्रश्न हुआ करता था शब्द रूप जैसे शब्द में बहुत सारे शब्द जैसे फल हो गया, मधु हो गया, मती हो गया, नदी हो गया। इन तीनों को जी हमें दोस्त इन तीनों को यानी संधि अब आप लोग के बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगी, धातु रूप नहीं आएगा जैसे पठ धातु, हंस धातु या लिख धातु, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते थे। ठीक है, जैसे बोल देता था कि लिख धातु का मध्यम पुरुष का एक वचन रूप क्या होगा ऐसे और 4 ठे इसके लिए ऑप्शन दे देता था। तो ये अब नहीं आएगा, ना ही शब्द रूप आएगा। शब्द रूप में जैसे पूछ देता था कि तृतीय विभक्ति एक वचन रूप होगा फल का तृतीय विभक्ति एक वचन रूप होगा और उसका 4 ठे ऑप्शन दे दिया करता था, उसमें से आपको छांटना होता था। तो ये भी अब नहीं पूछेगा। इन तीनों के जगह पे इन तीनों के जगह पे अब क्या पूछा जाएगा, तो जो 18वां प्रश्न जो संधि था उसे हटा दिया गया है, उसके जगह पे वाक्य का स्वरूप से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा। अब कहोगे ये वाक्य का स्वरूप इसमें कैसे क्वेश्चन होंगे, तो ये एक काफी बड़ा टॉपिक हो जाएगा। वाक्य का स्वरूप में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, जैसे इसमें सरल वाक्य से संबंधित प्रश्न पूछ सकता है, मिश्रित वाक्य से संबंधित प्रश्न पूछ सकता है या वाक्य के भेद से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। और वाक्यों के भेद हम लोग अर्थ के आधार पर भी करते हैं, रचना के भी आधार पर करते हैं। मतलब यार बहुत ये लंबा टॉपिक है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, चिंता लेने की कोई जरूरत नहीं है। और अगला जो धातु रूप है जिसमें पठ धातु, हस धातु पूछा जाया करता था पहले, उसे भी हटा दिया गया है और इसके जगह पे वाच्य प्रयोग और वाच्य परिवर्तन से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। ये वाच्य प्रयोग और वाच्य परिवर्तन तो भाई आप लोग जानते ही हो, ये संस्कृत में भी पढ़ा जाता है, तो 9वीं कक्षा में आप लोग पढ़े होंगे, तो इसमें मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। और शब्द रूप जिसमें आपका जैसे फल का, मधु का या नदी का जो शब्द रूप था वो भी नहीं पूछेगा। इसके जगह पे जो 20वां प्रश्न होगा यानी ऑब्जेक्टिव वाला, वो क्या पूछेगा, पद परिचय। पद परिचय में आपका विकारी और अविकारी शब्द से रिलेटेड प्रश्न पूछेगा। विकारी शब्द और अविकारी शब्द भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। विकारी शब्द और अविकारी शब्द से अब रिलेटेड 20वां जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा वो पूछा जाएगा, शब्द रूप से नहीं पूछा जाएगा। तो ये 3 चीजें हटाई गई हैं, ठीक है, और इन 3 चीजों की जगह पे ये 3 चीजें ऐड की गई है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। क्लियर है? उसके अलावा देखो एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक और चीज हटाया गया है, प्रत्यय। एक मैं यहाँ पे लिख देता हूं ऊपर, प्रत्यय। जी हाँ मेरे दोस्त, प्रत्यय से भी रिलेटेड अब आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। एक क्वेश्चन आया करता था ऑब्जेक्टिव में उपसर्ग और प्रत्यय से रिलेटेड, तो उपसर्ग तो है आपके क्वेश्चन में लेकिन प्रत्यय नहीं, प्रत्यय हटा दिया गया। इसका मतलब अब केवल आपको उपसर्ग ही पढ़ना है, उपसर्ग से ही निश्चित है आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। क्लियर? चलो अभी मैं पूरा का पूरा रूप बताऊंगा कि 20 ऑब्जेक्टिव है तो किस किस टॉपिक से 20 के 20 ऑब्जेक्टिव होंगे, लेकिन अभी मैं उस चीज पे ज्यादा फोकस करता हूं जो आपका रिमूव किया गया है और न्यू ऐड किया गया है। ठीक है, तो ये तो 3 चीजें समझिए। उसके अलावा एक आपका टॉपिक
नया ऐड किया गया है पत्र लेखन, और ये इसके जगह कोई टॉपिक हटाया नहीं गया है। जैसे यहाँ पे था कि इन तीनों की जगह मतलब ये तीनों आए हैं, इनको हटा दिया गया है, लेकिन ये नया क्वेश्चन ऐड हुआ है सब्जेक्टिव में, ठीक है, जो 50 मार्क का सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उसमें 8वां प्रश्न होगा। 8वां प्रश्न होगा आपका पत्र लेखन से संबंधित, यानी इस पे पत्र आएगा, कहीं भी किसी पे भी पत्र आ सकता है, किसी बैंक अधिकारी को पत्र आ सकता है, या फिर किसी भी अधिकारी को, लाइक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को आ सकता है लिखने को, या फिर मान लो आपके गांव में कोई समस्या है उससे रिलेटेड किसी विभाग को पत्र लिखने को आ सकता है, या छुट्टी के लिए पत्र, मतलब कई बहुत सारे आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ टॉपिक तो बहुत सारे हैं, मैं यहाँ बताता नहीं हूँ ज्यादा, उस पर हमें फोकस नहीं करना है, केवल यहाँ पत्र लेखन, ठीक है। 4 मार्क का ये प्रश्न आएगा, 8वां प्रश्न होगा। पहले क्या था कि 8वां प्रश्न था ना, वहां पे जैसे कुछ वाक्य थे, 4 थे, जैसे वाक्य नहीं 4 थे प्रश्न पूछा करते थे, 4 प्रश्न हुआ करते थे। जो आपकी हिंदी है बुक, उसके पीछे संस्कृत का भी पाठ है, आप सब लोग जानते हो, जिसमें वाराणसी वाला चैप्टर है। तो उस संस्कृत से ही 4 ठे प्रश्न पूछा करते थे, और उसमें से 2 प्रश्नों का उत्तर देना होता था, जिसका 2-2 मार्क यानी 4 मार्क मिला करता था 8वें प्रश्न के अंतर्गत। लेकिन अब इसको 8वां नहीं बल्कि 9वां प्रश्न बना दिया गया है, और इसका 4 मार्क नहीं अब 2 मार्क मिलेगा, ठीक है, संस्कृत में उत्तर देने का। और जो 9वां प्रश्न पूछा करता था निबंध वाला, उसको 10वां बना दिया गया है, और वो 9 मार्क में पूछा करता था, लेकिन अब 7 मार्क में पूछा जाएगा। तो 2 मार्क आप लोग का संस्कृत वाले प्रश्नों का उत्तर में से निकाला गया है, और 2 मार्क आप लोग का निबंध में से निकाला गया है, और वही 4 मार्क बनाकर आप लोग का पत्र लेखन से संबंधित एक प्रश्न बना दिया गया है, पत्र लेखन से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। तो ये था आपके सिलेबस में या पेपर पैटर्न में पूरा ये बदलाव जो अभी मैंने बताया। अब आप लोग का पेपर कैसे आएगा पूरा पूरा, उसको भी मैं पूरा एक बार आपको बता देता हूँ शुरू से अंत तक, और वीडियो के अंत में मैं आपको सिलेबस डाउनलोड करना भी बता दूंगा कि कैसे आपको अपना सिलेबस डाउनलोड करना है यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से, ठीक है। तो चलो इसको थोड़ा मैं इरेज कर लेता हूँ, और उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं आपका पूरा पूरा एक एक क्वेश्चन कि कैसे आप लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, मान लो पहला है तो पहला क्या होगा, या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो वो क्या होगा, ऐसे, ठीक है। 1 मिनट इसको मैं कर लेता हूँ थोड़ा सा इरेज। ओके, देखो सबसे पहले आप जानते हो कि आप लोग का जो पेपर है 70 मार्क का होगा हिंदी का, 30 मार्क का स्कूल लेवल पे प्रैक्टिकल होगा, तो इसको तो हम लोग छोड़ देते हैं। 70 मार्क का जो पेपर होगा इसमें से 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव होगा और 50 मार्क का सब्जेक्टिव होगा, ठीक है। 20 मार्क का जो ऑब्जेक्टिव होगा उसका आंसर आपको ओएमआर पे देना होगा, आपको एग्जाम में एक ओएमआर शीट मिलेगी, और जो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है इनका तो आपको बिल्कुल डिटेल में आंसर लिखना होगा, आपको एग्जाम में कॉपी मिलेगी उसी पे। क्लियर। अब देखो ये 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कैसे पूछे जाएंगे, तो चलो सबसे पहले इन पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं, इनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो 20 ऑब्जेक्टिव है उसको देखते हैं कि 20 ऑब्जेक्टिव कहां कहां से पूछे जाएंगे, कैसे प्रश्न होंगे, ठीक है। पहला देखो 1 से और 5 तक, यानी 5 जो प्रश्न होंगे, 1 2 3 4 5 शुरू के जो 5 प्रश्न होंगे वो आपका हिंदी गद्य के इतिहास से संबंधित प्रश्न होंगे। जी हाँ मेरे दोस्त, हिंदी गद्य के इतिहास से संबंधित प्रश्न होंगे, जिसमें हिंदी गद्य इतिहास के प्रमुख लेखकों के जीवन, मतलब उनके प्रमुख रचनाओं से संबंधित प्रश्न हो सकते हैं, उनके जीवन से संबंधित प्रश्न हो सकते हैं, उनकी अलग अलग रचनाओं के विधाओं के बारे में प्रश्न हो सकते हैं, ठीक है। और खासकर इसमें आपका, जैसा कि मैं यहाँ पे ओपन किया हूँ, इसमें आपका शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग पे फोकस किया जाएगा। क्लियर। और उसके बाद 6 से 10 नंबर तक के जो प्रश्न होंगे, यानी अगले जो 5 प्रश्न होंगे वो जैसे हिंदी यहाँ गद्य के इतिहास से संबंधित से था, या हिंदी पद्य के इतिहास से संबंधित प्रश्न होगा। इसमें कवियों के जीवन से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा, उनके प्रमुख रचनाओं से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा, उनकी प्रमुख विधाओं से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। क्लियर। तो यहाँ शुरू के 10 प्रश्न ये होंगे ऐसे, और उसके बाद अगला जो प्रश्न होगा यानी 11, 12 और 13, ये आपके 3 थे जो प्रश्न होंगे। आपका एक यहाँ पे प्रश्न रस से होगा, एक छंद से होगा और एक अलंकार से होगा। क्लियर। एक एक प्रश्न होंगे तीनों टॉपिक से, रस छंद और अलंकार से, ठीक है। रस छंद और अलंकार। उसके बाद देखो, और रस छंद अलंकार में कौन कौन से रस से, तो यहाँ पे मैं आपको बता भी देता हूं, ठीक है। देखो
रस में आपका यहाँ पे हास्य रस और करुण रस, केवल 2 रस से आपके प्रश्न पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इसमें कुछ लाइन दे देगा और उसमें रस पूछ देगा कि इसमें कौन सा रस है। उसके बाद 12वां प्रश्न जो आपका छंद रहेगा, ठीक है, उसमें इसमें हेर फेर हो सकता है, जैसे ये 12वां आपका छंद हो गया, या यहाँ पे ये रस यहाँ पे हो गया, छंद यहाँ पे हो गया, इधर उधर थोड़ा हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन 1 नंबर का प्रश्न निश्चित है, आना ही आना है। तो यहाँ रस से हो गया, यहाँ छंद से। छंद में आपका केवल 2 होगा, रोला और सोठा। और अलंकार, अलंकार में आपका कौन कौन सा होगा अलंकार, तो वो होगा अर्थालंकार के जो भेद होते हैं, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा। क्लियर? तो 11, 12, 13 ये भी समझ में आ गया। आगे जो प्रश्न होगा, ठीक है, वो हिंदी व्याकरण से और खासकर शब्द रचना के तत्व से होगा, जिसमें आपका 11, 13 हो गया ना। 14वां जो प्रश्न होगा आपका, वो क्या होगा, वो उपसर्ग से रिलेटेड होगा, यानी यहाँ उपसर्ग से रिलेटेड प्रश्न पूछेगा। पीछे क्या था 2023 में कि यहाँ पे ऑप्शन था कि तो उपसर्ग से पूछे कि तो प्रत्यय से पूछा जाए, लेकिन प्रत्यय तो इस बार हट गया है, तो प्रत्यय से नहीं पूछेगा, उपसर्ग से प्रश्न पूछा जाएगा। और उसके बाद 15वां जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, ठीक है, वो आपका क्या होगा, जो 15वां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा वो आपका समास से रिलेटेड होगा। क्या होगा, समास। यहाँ पे समास पूछा जाएगा, और समास में भी आपका निश्चित है कि द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय और बहुब्रीहि, इन्हीं समासों से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा। क्लियर है? ओके। अगला प्रश्न 15 के बाद जो 16 नंबर वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, वो आपका तत्सम, इसमें 3 ठे है, तत्सम, तद्भव या परिवाची। 16वां प्रश्न जो होगा कि तो इसमें तत्सम शब्द से रिलेटेड प्रश्न पूछ दे, तद्भव शब्द से रिलेटेड प्रश्न पूछ दे, या फिर पर्यायवाची शब्द से रिलेटेड प्रश्न पूछ दे। क्लियर है? ये आपका 14वां, 15वां और 16वां इस प्रकार कुछ प्रश्न होंगे। उसके बाद देखो 17वां, ठीक है, 18वां, 19वां और 20वां कैसा प्रश्न होगा। तो देखो जो 17वां प्रश्न होगा वो शब्द रूप से संबंधित होगा। अब आप लोग को यहाँ थोड़ा दिक्कत हुआ होगा, कहोगे कि यार सर या भैया आपने शुरू में बताया था कि जो शब्द रूप है वो तो हट गया है। तो जी हमें दोस्त, शब्द रूप जो है ना वो हट गया है, लेकिन शब्द रूप में जैसे ये फल या नदी, मधु, ये वाला हटा है। एक सर्वनाम का भी, सर्वनाम शब्द रूप भी आता है जिसमें तद और युष्मद आते हैं, वो नहीं हटा है। तो सर्वनाम शब्द रूप जैसे तद और एक युष्मद होता है, ठीक है, इन दोनों से निश्चित है, इन्हीं दोनों से आपका यहाँ पे एक प्रश्न होगा। ठीक है, उसके बाद 18वां, 19वां और 20वां मैंने बता ही दिया आपको शुरू में ही कि 18वां जो आपका प्रश्न होगा वो वाक्य के स्वरूप से होगा, और 19वां जो प्रश्न होगा वो वाच्य का प्रयोग और उसके परिवर्तन से संबंधित प्रश्न होगा, और जो 20वां प्रश्न होगा वो विकारी और अविकारी शब्द से रिलेटेड प्रश्न होगा। तो 20 जो ऑब्जेक्टिव होंगे कुछ इस प्रकार होंगे, जिसको मैंने अभी अभी आपको एक्सप्लेन पूरा का पूरा कर दिया है। उसके बाद देखो हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्नों पे चलते हैं कि जो आपके सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे 20 मार्क के अलावा 50 मार्क के, जिनका आपको अच्छे से कॉपी पे लिखना है, आंसर देना है, वो किस प्रकार के होंगे उनको हम लोग देख लेते हैं। तो देखो इसमें जो सबसे पहला प्रश्न होगा वो आपका हिंदी गद्य से संबंधित होगा। इसमें क्या होगा, पहला प्रश्न जो होगा जो 50 मार्क के सब्जेक्टिव होंगे उसमें आपका 2 गद्यांश दिया रहेगा। ठीक है, इसमें गद्यांश संबंधित प्रश्न होगा। ठीक है, एक यहाँ पे दिया रहेगा, एक यहाँ पे, 2 गद्यांश दिया रहेगा, बीच में आपका अथवा का ऑप्शन होगा। ठीक है, और यह गद्यांश कितने मार्क का होगा, 6 मार्क का होगा। जैसे मान लो यहाँ कोई गद्यांश दे दिया, ठीक है, गद्यांश मीन्स आप पढ़े होंगे, कुछ लाइंस दे देगा आपके हिंदी के गद्य के किसी भी चैप्टर से, ठीक है, और उससे रिलेटेड 3 ठे प्रश्न पूछा रहेगा, 1, 2 और 3 ठे प्रश्न पूछा रहेगा, जिसमें पहला आप जानते हो कि संदर्भ पूछता है, और सेकंड में कुछ रेखांकित अंश दे देता है गद्यांश में, उसकी व्याख्या पूछता है, और थर्ड में आप लोग का क्या पूछता है, एक नॉर्मल से प्रश्न पूछता है। सेम उसी प्रकार यहाँ भी अथवा के नीचे भी एक गद्यांश किसी चैप्टर से दिया रहेगा, और ऐसे ही 3 ठे प्रश्न पूछा रहेगा, और तीनों का आप सही से उत्तर देते हो तो प्रत्येक प्रश्न का 2-2 मार्क, यानी 2-2-2 यानी 6 मार्क आपको मिलेगा। तो दोनों में से कोई एक करना होता है। क्लियर? तो ये 6 मार्क का प्रश्न होता है। सेम दूसरा प्रश्न ये गद्यांश से था, और दूसरा प्रश्न जो होगा सेम इसी तरह आपका होगा, लेकिन वो पद्यांश से रिलेटेड होगा। मतलब यहाँ एक ऊपर एक पद्यांश दे देगा, एक नीचे पद्यांश दे देगा, बीच में अथवा का ऑप्शन रहेगा, और इस पद्यांश से रिलेटेड 3 ठे प्रश्न पूछा रहेगा, और इस
पद्यांश से रिलेटेड 3 प्रश्न पूछा रहेगा। और पद्यांश इसमें भी सिंपल वही संदर्भ पूछेगा, व्याख्या पूछेगा, और एक में अलंकार अलंकार पूछ देगा या नॉर्मल प्रश्न पूछ देगा। ठीक, और ये भी आपका 6 मार्क का प्रश्न रहेगा, दोनों में से कोई एक करना होगा। ठीक है, तो पहला और दूसरा जो प्रश्न होंगे हिंदी गद्य से और पद्य से गद्यांश और पद्यांश संबंधित प्रश्न होंगे, और ये 6 मार्क के होंगे, और अथवा का भी ऑप्शन रहेगा इसमें। क्लियर है। उसके बाद देखो तीसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न क्या होगा, तीसरे प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। तीसरा प्रश्न में आपको बता दूं कि पीछे आप जानते हो कि आप लोग का जो हिंदी की बुक है ना, उसमें पीछे संस्कृत के भी चैप्टर हैं, जिसको आप संस्कृत का सॉरी हिंदी परिचायिका बोलते हो या हिंदी की संस्कृत भी बोल सकते हो। तो इसमें क्या होगा कि उसमें संस्कृत के जैसे वाराणसी वाला चैप्टर है, तो उसमें से उसको गद्यांश बोला गया है, और उसमें अंदर जो श्लोक है ना, चैप्टर देखो जो चैप्टर है जैसे वाराणसी वाला ही चैप्टर है, तो उसके अंदर श्लोक हैं, तो श्लोकों को पद्यांश बोला जाता है, और जो नॉर्मल लाइंस होती है उनको गद्यांश बोला जाता है। तो यहाँ पे एक संस्कृत गद्यांश दे दिएगा। ठीक है, और इस गद्यांश का आपको संदर्भ लिखने को बोलेगा। ठीक है, और हिंदी अनुवाद करने को बोलेगा। क्या बोलेगा, हिंदी अनुवाद कीजिए। संदर्भ का आपको 2 मार्क मिलेगा, और हिंदी अनुवाद का 3 मार्क, यानी ये 5 मार्क का होगा। और इसमें भी आपका अथवा का मतलब इसमें भी आपका अथवा का ऑप्शन रहेगा, यानी एक ऊपर दिया रहेगा और एक नीचे दिया रहेगा, और बीच में अथवा रहेगा, यानी दोनों में से कोई एक करना होगा। तो ये अच्छी बात है कि एक नहीं आ रहा है तो आपको एक आ रहा है तो आप कर लो। ठीक है, उसी प्रकार ये गद्यांश हो गया, और इसी में अगला क्वेश्चन होगा, यानी तीसरे के बाद जो चौथा क्वेश्चन होगा वो पद्यांश से रिलेटेड होगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन होगा वो पद्यांश से रिलेटेड होगा। इसमें मतलब 2 ठे श्लोक दिया रहेगा, एक ऊपर श्लोक दिया रहेगा, एक नीचे, और बीच में अथवा होगा, और इन श्लोकों में से किसी एक का आपको मतलब इसका संदर्भ लिखना होगा और हिंदी अनुवाद करना होगा। क्लियर, और ये भी 5 मार्क का होगा। ठीक है, 2 मार्क आप लोग का संदर्भ का और 3 मार्क आपको हिंदी अनुवाद का, यानी 5 मार्क आपको मिल जाएगा। क्लियर है, तो ये चौथा प्रश्न कुछ इस प्रकार का रहेगा। उसके बाद चलो हम लोग 5वें प्रश्न पे चलते हैं। जो 5वां प्रश्न रहेगा, ठीक है, ये तो भाई सब लोग जानते हो, आपका खंड काव्य से रिलेटेड प्रश्न रहेगा, और खंड काव्य हर जिले का अलग अलग होता है, तो आप लोग देख लेना कि आपके जिले में कौन सा खंड काव्य आता है, वो खंड काव्य आप याद कर लेना। क्लियर है, याद क्या करना है, खंड काव्य याद थोड़े कर पाओगे, एक बार पढ़ लेना और अपनी भाषा में एग्जाम में लिख देना। क्लियर है। उसके बाद देखो जो अगला प्रश्न होगा 7वां, उसमें एक आपको श्लोक लिखने को बोलेगा, और जो बोलेगा कि इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। अभी हमने ऊपर देखा कि 2 श्लोक आपके आएंगे, मतलब हिंदी और हिंदी संदर्भ और हिंदी अनुवाद से संबंधित, तो उसको नहीं लिखना है, कोई अलग श्लोक लिखने हैं, तो आपको कम से कम 3 श्लोक याद कर लेना। ठीक है, और ये श्लोक आपका 2 मार्क देकर जाएगा, और अभी हमने खंड काव्य की बात की, वो आपको 3 मार्क में रहेगा। क्लियर है, तो ये 7वां आपका क्या रहेगा, संस्कृत श्लोक से संबंधित। संस्कृत में पीछे जो हिंदी की संस्कृत है उसी में श्लोक हैं, हर एक चैप्टर में लगभग श्लोक है, तो मतलब 3 ठे कम से कम श्लोक आप लोग याद कर लेना। उसके बाद जो 8वां रहेगा, 8वां वो जैसा मैंने शुरू में ही बताया, नया चीज ऐड हुआ है, पत्र लेखन। ठीक है, पत्र लेखन, और यह 4 मार्क का प्रश्न रहेगा। क्लियर है, 8वां। और जो 9वां प्रश्न रहेगा वो क्या रहेगा, वो संस्कृत मतलब संस्कृत प्रश्नों का उत्तर। ठीक है, संस्कृत प्रश्नों का उत्तर। ठीक है, इसमें आपको क्या दिया रहेगा, 4 ठे प्रश्न दिया रहेगा। ठीक है, उसमें से किसी 2 का उत्तर देना होगा, और प्रत्येक प्रश्न का 1-1 मार्क, यानी 2 मार्क आपको यहां मिलेगा। 2023 में क्या था कि यहाँ पे प्रत्येक प्रश्न का 2-2 मार्क मिलता था, यानी 4 मार्क हो जाया करता था। लेकिन मैंने जैसा आपको शुरू में ही बताया, यहाँ से 2 मार्क निकाला और 2 मार्क आपका निबंध से निकाला। ठीक है, जो 10वां प्रश्न रहेगा वो आपका निबंध से रहेगा, और निबंध आपका कितने मार्क का रहेगा, पहले 9 मार्क में हुआ करता था, लेकिन अब आपका ये 7 मार्क में होगा, क्योंकि यहाँ से 2 नंबर निकालकर, यहाँ से 2 नंबर निकालकर यहाँ एक नया प्रश्न ऐड किया गया है, पत्र लेखन से संबंधित 4 मार्क का। क्लियर है, तो 8वां, 9वां और 10वां ये भी प्रश्न समझ में आ गया। बस इतना ही प्रश्न रहेगा आपका सब्जेक्टिव में। अभी जो मैंने बताया 1 से यहाँ 10 तक आप जोड़ोगे तो सबका आपको 50 मार्क यहाँ पे आ जाएगा, यानी 20 मार्क का सब्जेक्टिव और 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव, और यहाँ पे 50 मार्क का सब्जेक्टिव, आपका 70 मार्क हो गया। 70 मार्क आप लोग का एग्जाम होगा। 70 में सब जितना आप ला लो, आपकी जितनी क्षमता है, 70 में 70 क्षमता है, 70 में 70 लाइए,
देखिए क्षमता होती नहीं है, आपको बनानी पड़ती है। अभी से आप पढ़ोगे तो 70 में 70 ला सकते हो, हिंदी में कोई बड़ी बात नहीं होती है। हाँ, 1-2 नंबर कम हो जाए तो वो 70 में 70 ही माना जाता है, क्योंकि 1-2 नंबर तो यार ऐसे भी राइटिंग में भी काट लिया जाता है या कभी-कभी नहीं काटा जाता है। कोई टीचर अच्छा होता है तो 70 में 70 भी आपको दे देता है। ठीक है? तो आप 70 में 70 की तैयारी कीजिए, और प्रैक्टिकल का जो स्कूल लेवल पे एग्जाम होता है उसमें तो आप सब लोग जानते हो यार कि सबको 25 नंबर से ज़्यादा तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है? किसी को 28, किसी को 29, ये हर सब्जेक्ट में 28-29 किसी में 30-30 भी मिल जाता है। ठीक है? तो चलो, ये रहा आपका पूरा का पूरा पेपर पैटर्न। क्या सिलेबस आपका चेंजेस हुआ है वो भी पता चल गया, और उसके आधार पे मैंने आपको बता दिया कि पेपर अब कैसे आएगा आप लोग का 2024 का। ठीक है? बाकी सिलेबस कैसे डाउनलोड करना है आपको, तो देखो आपको यूपी बोर्ड की वेबसाइट पे चले जाना है। ठीक है? आप सर्च करना गूगल पे जाकर यूपीएमएसपी। ठीक है? और यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाओगे, या चलो मैं आपको बता ही देता हूँ, 2 मिनट टाइम लगेगा और मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको यूपी बोर्ड का सिलेबस डाउनलोड करना है। ठीक है? तो चलो हम लोग अपने स्क्रीन पे चलते हैं और आपको मैं बताता हूँ। हाँ जी, तो चलो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आप यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से अपना सिलेबस डाउनलोड करोगे। ठीक है? देखो, इसके लिए सबसे पहले अपने फ़ोन में या फिर लैपटॉप ओपन करते हो कहीं भी आपको गूगल ओपन कर लेना है। ठीक है? और गूगल पे आकर यहाँ पे टाइप करना है यूपीएमपी। ठीक है? आप स्क्रीन पे देख सकते हो मैंने क्या टाइप किया है, यूपीएमएसपी। ठीक है? यही आपको बिल्कुल टाइप करना है और आपको सर्च कर देना है। सॉरी यार, यहाँ मेरा नेट कनेक्शन बंद है, मैं थोड़ा इसको ऑन कर लेता हूँ। ठीक है? और फिर मैं ट्राई करता हूँ। 1 मिनट माफ करना यहाँ पे, सॉरी। ओके, चलो मेरा नेट कनेक्शन ऑन हो गया है और सर्च भी ये हो गया है। ठीक है? आपको यूपीएमएसपी यहाँ पे टाइप करना है। ठीक है? गूगल पे जाकर यूपीएमएसपी टाइप करना है। टाइप करते ही ये फर्स्ट में ही आपको एक साइट दिख जाएगी, upmsp.edu.in कर। यही यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपीएमएसपी। इसी पे आपको क्लिक करना है। ठीक है? क्लिक करते ही आपको यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी। आप लोग देख सकते हो ये यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है? यहाँ आने के बाद देखो, आप अगर अपने मोबाइल में ओपन किए हो तो कुछ अलग इंटरफेस दिखेगा। ठीक है? और ये लैपटॉप या कंप्यूटर में ओपन करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। देखो, यहाँ पे महत्वपूर्ण लिंक का एक ऑप्शन है। अगर आप मोबाइल में ओपन किए होगे तो आपको यहाँ महत्वपूर्ण लिंक का ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा। कैसे दिखेगा वो, यहाँ पे यहाँ कोने में जो माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज लिखा है, जो ये यहाँ पे जो होम लिखा है, यहीं पे 3 लाइन्स होंगी। ठीक है? अगर मोबाइल में ओपन किए हो तो उस पर क्लिक करोगे तब आपको नीचे महत्वपूर्ण लिंक का ऑप्शन दिखाई देगा। ठीक है? तो महत्वपूर्ण लिंक पे आप लोग क्लिक कर देना। ठीक है? और महत्वपूर्ण लिंक पे क्लिक करते ही उसी में आपको क्या दिखेगा, ये सारा ऑप्शन दिखेगा, पाठ्यक्रम सत्र, उसके बाद ये मॉडल पेपर, प्रश्न बैंक, ऐसे कर तो उसी में आप पाठ्यक्रम सत्र पे क्लिक कर देना, पाठ्यक्रम सत्र 2023-24। ठीक है? इस पे क्लिक करते ही आपका देखिए सिलेबस ऑल सब्जेक्ट क्लास वाइज 2023-24। ठीक है? आपको हाँ, हर एक सब्जेक्ट का क्लास वाइज यहाँ पे सिलेबस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे 10th का देखना है तो 10th का, 12th का देखना है 12th का, किसी भी क्लास का आप देख सकते हो। तो यहाँ से आपको 10th का हिंदी का मान लो देखना है तो हिंदी का, इसी में हर सब्जेक्ट का होगा। ठीक है? यहाँ पे जैसे ये साइंस है, साइंस का आप किसी भी सब्जेक्ट का खोलकर उसके सामने ये डाउनलोड का ऑप्शन लिखा है, डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो डाउनलोड हो जाएगा। देख सकते हो यहाँ पे हिंदी का पूरा पूरा ये आपका सिलेबस, या इसको पेपर पैटर्न भी बोल सकते हो, पूरा पूरा ये डाउनलोड होकर सामने आ गया है। पूरा पूरा बताया गया कि कैसे कैसे पूरा आपका ये 20 ऑब्जेक्टिव है तो वो कैसे 20 ऑब्जेक्टिव होगा। देखो, यहाँ जो मैंने आपको बताया था वाक्य का स्वरूप और वाच्य प्रयोग और परिवर्तन और पद परिचय में विकारी और अविकारी शब्द यहाँ पे ऐड किए गए हैं। ठीक है? पहले यहाँ पे आपका संधि शब्द रूप और धातु रूप था। क्लियर है? और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये जो 8वां प्रश्न यहाँ पे पत्र लेखन है उसे यहाँ पे ऐड किया गया है। क्लियर है? तो इस प्रकार आप लोग का ये पूरा पूरा आप किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो और यहाँ से अपना सिलेबस देख सकते हो। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो फिर कहूंगा चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और गूगल प्ले स्टोर पे जाकर हमारी एक एप्लीकेशन है यूपीएमएसपी स्टडी। ठीक है? आप गूगल पे जाकर सर्च करना यूपीएमएसपी स्टडी और हमारी एप्लीकेशन आ जाएगी, उससे डाउनलोड कर लेना, जो आपकी स्टडी में काफी हेल्प करेगी। ठीक है? तो चलो, थैंक यू।